नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत सेकंड ग्रेड टीचर। आपका मेरे चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बता देता हूं, जैसे अपन शुरू करने वाले हैं आज द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2016 का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और उसमें भी जो भूगोल के प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं मोबाइल नंबर बता देता हूँ 9887121369। इससे मुझे आप कॉल से भी जुड़ सकते हैं और कॉल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप चर्चा कर सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो सारे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी, आपने चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें चैनल को जल्द से जल्द। अधिकतम से अधिकतम आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 का सेकंड ग्रेड का पेपर, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो सबसे पहले हमें जान लेना है कि वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है उसमें जो सेकंड पेपर होता है, दो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150, आपके सामने है लिखी हुई। और 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद में इन 150 प्रश्नों में से 8 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट में से हम एक सब्जेक्ट की चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है भूगोल। उसका नाम क्या है? भूगोल। भूगोल यानी भूगोल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इस 8 सब्जेक्ट में से भूगोल के इस पेपर में 19 प्रश्न आए हैं। यानी औसतन हर सब्जेक्ट से औसतन 16 से लेकर 19 क्वेश्चन होते हैं। औसतन 16 से लेकर 19, यानी किसी में 16 भी हो सकते हैं, किसी में 19 भी हो सकते हैं, किसी में 17 भी हो सकते हैं, किसी में 18 भी हो सकते हैं। इस पेपर में भूगोल जो विषय है उसके जो प्रश्न आए हैं वो है 19, और 19 में से एक प्रश्न डिलीट हो गया, बाकी बचे 18 प्रश्न। 18 जो प्रश्न बचे ना, उस पर मैं आपको बता दूं, आज हम चर्चा करने वाले हैं और अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो बिना देर की हम चर्चा शुरू करते हैं। और आपको पता ही होना चाहिए 300 नंबर का पेपर है, टोटल 300 नंबर का पेपर है। अगर इसमें से आप कट पिट के अगर 110% भी सही हो जाए, 110% भी सही हो जाए, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। कट पिट के अगर 110 क्वेश्चन भी सही हो जाए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि मेरी रैंक 227 लगी, एक बार 150 भी रैंक लगी और मेरे 100 क्वेश्चन ही सही हुए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 100 क्वेश्चन पर इतनी अच्छी रैंक लग रही है तो 110 क्वेश्चन पर कितनी अच्छी रैंक लगेगी। मान के चलो आपकी रैंक आएगी अंडर 100 के अंडर, आप 100 के अंदर रहोगे, इतनी अच्छी रैंक बनेगी आपकी। तो आप चर्चा करते हैं। माइनस मार्किंग है इसमें, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आज पहला प्रश्न भूगोल का, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं ये भी बताते चलूँगा किस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न जो है अक्षांश और देशांतर, जो आपके एक टॉपिक दे रखा है भूगोल में, वहाँ से प्रश्न आया है। अच्छा, ये भी ध्यान रखो, ये खास बात है कि जो आपके भौतिक भूगोल है, एक तो भारत का भूगोल है, एक राजस्थान का भूगोल है और एक भौतिक भूगोल है। तो भौतिक भूगोल के जितने भी टॉपिक है ना, हर टॉपिक से प्रश्न आता है। लगभग 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक में से 9 प्रश्न पक्के आते हैं, ये मान के चलो आप। इसका मतलब है कि हमें भौतिक भूगोल पे ज़्यादा फोकस करना है। भौतिक भूगोल जो है आपके फिजिकल ज्योग्राफी है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है अक्षांश और देशांत रेखाओं से आया हुआ प्रश्न है। और देखो पहला ही प्रश्न इन्होंने क्या पूछा कि यदि ग्रीनविच पर 6 बजे प्रातः हैं तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः होगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक है ना। ये ग्रीनविच रेखा है, इसको 0 डिग्री देशांत रेखा भी बोलते हैं। और इस पर कितने बता रहा है, ये 6 बजे सुबह के, कितने? 6 बजे। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इससे इधर चलेंगे तो समय क्या होगा, समय बढ़ता जाएगा, और इससे इधर चलेंगे तो समय घटता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी ध्यान रखो कि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है।
तो 15 देशांतर पर कितना हो गया, 1 घंटे का डिफरेंस। कितने घंटे का डिफरेंस, 1 घंटे का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो ये 6 बजा रहा है, अब अपने को निकालना कितना है, इधर चलेंगे तो बढ़ेगा समय, अपने को समय बढ़ाना है, 6 बज रहे हैं तो 6 से क्या बढ़ाना है, समय 11 करना है। तो देखो 1 घंटे में 15 देशांतर होते हैं, तो बताओ ये कितना समय आगे ले जाना है अपने को। 6 में अगर आप सुबह 6 बज रहे हैं और अपने को अगर सुबह के 11 बजाना है, तो 11 तो यहाँ ऑलरेडी बज चुके हैं, या 11 इस देशांतर में, यानी यहाँ वापस मैं बताना चाहूँगा, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, इधर समय पहले होता है, यहाँ सुबह 6 पहले ही बज गए। अब यहाँ ऑलरेडी 11 किस देशांतर पर बज रहा है वो बताना है। तो आपको 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, तो 15 5 75, 5 घंटे का डिफरेंस निकालना है। क्यों निकालना है 5 घंटे का डिफरेंस, क्योंकि देखो 6 बजे में और 11 बजे में कितने घंटे का डिफरेंस है, 5 बजे का अंतर है। तो अब 15 5 75 होता है, तो 15 5 75 यानी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आप जाओगे ना, तो वहाँ ऑलरेडी 11 बज रहे हैं और यहाँ पर क्या बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। और यहाँ 75 डिग्री देशांतर पर जाओगे तो यहाँ 11 बज रहे हैं, यानी यहाँ इस वाले क्षेत्र में समय पहले ही बज चुका है, 6 पहले ही बज चुके हैं। फिर 7, जब यहाँ 6 बज रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं यहाँ 6 बज रहे हैं, तो यहाँ कितने बज रहे हैं, 75 डिग्री पूर्व पर, तो यहाँ 11 बज रहे हैं। तो इसने टाइम दे दिया उल्टा। ये इस तरह भी पूछ सकता था कि बताओ कि अगर ये इस तरह भी दे सकता था कि 0 डिग्री देशांतर पर 6 बज रहे हैं, तो बताओ 75 डिग्री पूर्व देशांतर पर कितने बजेंगे, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये प्रश्न हल हो जाता है। और आपको अगर ये पता नहीं है कि एक देशांतर पर कितना समय लगता है, तो मेरा चैनल है टारगेट ट्रू एजुकेटर के नाम से, उसमें जाकर देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे मैंने चर्चा की है। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न हल हो गया। आप दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखो मैंने बता दिया टोटल ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आए हुए हैं, 19 प्रश्न आए हुए हैं, एक प्रश्न अपन हल कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न, ये यहाँ से पक्का प्रश्न आता है, ये आपके पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। पृथ्वी की गतियाँ वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें क्या पूछा है इसने, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद कर दिया जाए तो प्रभावित होगा। घूर्णन, घूर्णन का मतलब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड याद रखना है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है पृथ्वी अपनी जगह जो घूमती है, अगर वो चीज़ बंद हो जाए तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखो, एक तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, दिन रात बनना बंद हो जाएंगे। देखो पृथ्वी घूमती है जब भी, तो क्या होता है, हम सूर्य के सामने आ जाते हैं, फिर सूर्य के पीछे चले जाते हैं। हम क्यों, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है। पृथ्वी, भारत सूर्य के सामने आएगा तो दिन हो जाएगा, और भारत जो है सूर्य के सामने से हटकर पीछे की तरफ चल जाएगा घूमता घूमता, पृथ्वी घूमती है तो रात हो जाएगी। इसका मतलब एक तो दिन रात बनना बंद हो जाएंगे। ये इसने पूछा है क्या क्या प्रभावित होता है। एक दिन रात की अवधि इसमें, अच्छा दूसरा पूछा इसने दिन रात की अवधि। देखो दिन रात की अवधि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन रात की अवधि का जो फर्क पड़ता है ना, वो पृथ्वी की परिक्रमण गति से पड़ता है। परिक्रमण गति मतलब जो पृथ्वी सूर्य, देखो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, उसमें क्या होता है, दिन रात की अवधि मतलब दिन छोटा बड़ा जो होता है ना, उसमें फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर इसने घूर्णन पूछा है, अगर यहाँ परिक्रमण पूछता तो दिन रात की अवधि पर भी प्रभावित होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर ऋतुओं का बनना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऋतु भी परिक्रमण गति से बनती है, जो चारों ओर पृथ्वी घूमती है ना, उससे बनता है ऋतु, तो ये भी नहीं होगा। पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल, ये सही होगा। इसमें क्यों होगा, क्योंकि देखो अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है कि जैसे अगर आप किसी गोल चीज़ को पानी में डुबोकर उसको घुमाओ, तो जो बीच वाला हिस्सा है ना, वहाँ से वो पानी फेंकेगी ना, तो दूर फेंकेगी पानी। क्यों फेंकेगी, क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण वो होता है। इसका मतलब है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये भी सही होगा। यानी 2 प्रभाव पड़ेंगे और 2 प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब इसमें सही क्या होगा, ए और डी। तो ए और डी किस ऑप्शन में है, दूसरे में, तो दूसरा क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। तो ये आपके पृथ्वी के घूर्णन
पृथ्वी की गतियों से क्वेश्चन आया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। सभी अक्षांश रेखाओं की, देखो ये अक्षांश और देशांतर से फिर क्वेश्चन आ गया, यानी अक्षांश और देशांतर से 2 क्वेश्चन आ गए। देखो तो मैंने कहा ना फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है, परिधि समान होती है। परिधि का मतलब होता है जो चारों तरफ गोल चीज़ होती है उसका चारों तरफ जो किनोर होती है वो परिधि कहलाती है ना। तो परिधि समान होती नहीं, बिल्कुल गलत है। आप 0 डिग्री देशांतर की परिधि देखोगे तो बहुत बड़ी है। फिर जैसे आप देखोगे 1 डिग्री की तो उससे छोटी हो जाएगी, 2 डिग्री की और छोटी हो जाएगी, 3 डिग्री की और छोटी हो जाएगी, 4 डिग्री की और छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे परिधि छोटी होती जाएगी। तो ये तो कथन गलत है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी गलत है। केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी गलत है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल भू केंद्र से गुजरता है, ये भी गलत है। मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं वो केवल काल्पनिक है, वो वास्तव में भू केंद्र से नहीं गुजरती है, केवल ये कल्पना है, केंद्र से वास्तव में नहीं गुजरती। ये क्या अगर समतल भू केंद्र से गुजरता है। जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो समतल भू केंद्र से गुजरती नहीं, गुजरती है भाई साहब। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है। देखो इसमें भी इसने लगभग शब्द डाल दिया, इसीलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो लगभग समदूरस्थ होती है मतलब एक से दूसरे के बीच की जो दूरी होती है ना वो लगभग समान होती है। केवल ध्रुवों के पास में जाकर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, इसीलिए इसने लगभग कहा है ना, इसीलिए ये सही है। तो इसीलिए सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है, मतलब उनके बीच की दूरी समान होती है, इसलिए केवल ऑप्शन डी राइट होगा। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, केवल सी नहीं, केवल डी, ये वाला सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर से ये क्वेश्चन था। अक्षांश और देशांतर से 2 क्वेश्चन आ गए, आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आया है पृथ्वी की गतियों से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कॉनरेड अशांतता जिसके बीच विभाजित करती हैं। देखो ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक को जब अपन पढ़ेंगे ना भूगोल में, उस समय मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसी अशांतता का मतलब होता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने नाम दिए हैं कि जो आपके बाह्य, यानी बाह्य का मतलब है, बाह्य का मतलब है ऊपर वाला जो धरातल है, भूपरपट्टी जिसको बोलते हैं, और एक होता है आंतरिक भूपटल, आंतरिक भूपटल, और एक होता है बाह्य भूपटल। इनके बीच में जो अशांतता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रेड। सॉरी, इसमें आपको थोड़ा सा, मैं 1 मिनट आप रुकिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन पे अपन चर्चा अभी नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न आपके आया हुआ है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जहाँ तक मुझे इसका पता है इसका आंसर होना चाहिए ये वाला। जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसको देखेंगे। तो अभी इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बाह्य और आंतरिक मेंटल है इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। और इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया मुझे ये टॉपिक देखे हुए। तो इसके आगे वाला वीडियो देखते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। 4 प्रश्न हो गए, 5वें पे चलते हैं। 5वां देखो, वेगनर ने, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्या पूछा है, वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए वृहत महासागर का क्या नाम है। देखो पहले क्या हुआ था कि पहले ये जो 7 महाद्वीप है ना ये एक साथ मिले हुए थे, तो इसको इन सबको बोला गया पेंजिया। इस पूरे 7 महाद्वीप को जो एक साथ मिले हुए थे इसको क्या बोला गया, पेंजिया। और इसके चारों तरफ क्या था, पानी पानी था, उसको बोला गया पेंथालसा। क्या बोला गया, पेंथालसा। तो ये क्या पूछ रहा है कि एकाकी महाद्वीप, यानी पूरे 7 महाद्वीप एक ही जगह थे, उस एकाकी महाद्वीपीय पिंड को चारों तरफ से जो पानी से महासागर जो घेरा हुआ था उस महासागर को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे पेंथालसा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आया आपके
ये आपके एक टॉपिक है प्रवाह का सिद्धांत, वेगनर का प्रवाह का सिद्धांत है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फिजिकल ज्योग्राफी से आया हुआ है। उसके बाद में देखते हैं अपन निम्नलिखित में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है। आकस्मिक बल जो अचानक आने वाला है वो, तो देखो भूकंप है, संपीड़न नहीं है, ज्वालामुखी है और अवदाब है, एवलांस है, ये सब आकस्मिक है, लेकिन संपीड़न जो है वो आकस्मिक नहीं है। कंप्रेशन आकस्मिक नहीं होता है, ये जब होता है तो आकस्मिक नहीं होता है, ये इतना समझ लो कि आकस्मिक नहीं होता है। बाकी देखो आपको पता है भूकंप कभी भी आ सकता है, ज्वालामुखी कभी भी आ सकता है, अवदाब कभी भी हो सकता है, एवलांस कभी भी हो सकता है। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल से बताएंगे। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में वायु संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है। आरोही का मतलब है आपको सबसे पहले वो गैस बतानी है जो सबसे कम पाई जाती है, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे उससे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, थर्ड नंबर पे उससे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, और फोर्थ नंबर पे उससे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। तो देखो सबसे कम पाई जाती है हाइड्रोजन, तो देखो इसमें हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसमें भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब है सबसे कम पाई जाती है हाइड्रोजन, ये तो आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन से कम होती है ऑक्सीजन। देखो क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका भी होता है, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन सबसे कम है, और नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो सबसे कम देखो हाइड्रोजन हो गई और सबसे ज़्यादा क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई। तो सबसे ज़्यादा देखो ऑक्सीजन और कोई ऑप्शन में क्या इसमें है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज है दो में। उसके बाद में देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम गैस पाई जाती है और ऑर्गन भी बहुत कम पाई जाती है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो इसका 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा। ये आपके वायुमंडल का जो संगठन है, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, वहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है 7 प्रश्न। उसके बाद में देखो तापजन्य वायुदाब पेटियाँ, कौन सी तापजन्य वायुदाब की पेटियाँ आपके सिलेबस में है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तापजन्य वायुदाब पेटियाँ कौन कौन सी है, तो देखो एक तो होती है तापजन्य और एक होती है गतिजन्य। मतलब जिस पर ताप का प्रभाव हो वो तो तापजन्य, और जिस पर पृथ्वी की गति का प्रभाव हो गतिजन्य। तो देखो ताप का प्रभाव दो पर होता है, एक तो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी और एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये दोनों पेटियाँ गतिजन्य हैं, ये दोनों पेटियाँ क्या है, गतिजन्य है, गति का प्रभाव है इन पर, और इन दोनों पर क्या है, ताप का प्रभाव है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ए और डी। तो ए और डी में 2 नंबर है, ये वाला से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जलीय समीर चलती हैं दिन में जल से थल की ओर, रात्रि में जल से थल की ओर, दिन में थल से जल की ओर, रात्रि में थल से जल की ओर। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जलीय समीर और एक होती है स्थलीय समीर। देखो ये आपके क्या है, ये आपके स्थल हैं और ये आपके पानी है, ये पानी वाला हिस्सा है और ये आपके स्थल वाला हिस्सा है। तो देखो दिन में क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की गर्मी पड़ती है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ये वाला हिस्सा जो ज़मीन वाला हिस्सा है, और ये थोड़ा देर से गर्म होता है। मतलब ये इसकी तुलना में ये ठंडा होता है। तो हमेशा पवन जो चलती है ना, समीर जो चलती है ना, वो ठंडे से गर्म की ओर चलती है। तो ठंडे से गर्म की ओर चलेगी मतलब जल से स्थल की ओर चलेगी, और रात्रि में ये उल्टा हो जाएगा। रात्रि में क्या हो जाएगा, स्थल से जल की ओर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, रात्रि में उल्टा हो जाएगा। तो जलीय समीर पूछा है इसने, तो जलीय समीर होता है दिन में जल से थल की ओर, रात्रि में जल से थल की ओर नहीं चलेगी, दिन में जल की ओर। अगर ये पूछता कि रात्रि में तो रात्रि में हो जाती थल से जल की ओर, तो यहाँ पर इसमें पहले ऑप्शन है दिन में जल से थल की ओर चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके
जो पौने हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक ज्वार पारा जिसमें पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है फंडी की खाड़ी। ये फैक्ट का क्वेश्चन पूछा है, ज्वार भाटे से क्वेश्चन आया, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का। तो देख लो फिजिकल ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 ही टॉपिक है आपके। कितनी इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी है आप सोच लो, और 10 टॉपिक दिए हुए सारे। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है, महासागरीय धाराएं। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या पूछा है, कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखो बेंगुला जो धारा है वो ठंडी है, बिल्कुल सही है। कनारी धारा, इसको आप बताइए मुझे, ये गर्म है या ठंडी है। अगुलासा ये गर्म धारा है। हम्बोल्ट ये ठंडी धारा है, ये गलत है, ये वाला गलत है। ये कनारी धारा क्या है, ठंडी है, और इसने क्या दे रखा है, गर्म दे रखा है। तो इसमें दूसरा प्रश्न 6 हो जाएगा। बहुत इजी है ये टॉपिक, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत इजी है ये टॉपिक, ये मान के चलिए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है आपको, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो सबसे पहले आपको बताना है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी जहाँ तक मुझे पता है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, ये हो गया इसमें। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, त्रयंबकम पहाड़ी से। तो अब इसमें अपन मिलाल कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन में है, 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन सा ऑप्शन में है, 2 3 4 कौन सा ऑप्शन में है, 2 3 4 1, ये सेकंड वाला से हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसने देखो जनगणना से प्रश्न पूछा है। अब देखो 11 क्वेश्चन, आप सोच के देखो फिजिकल ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। 11 टॉपिक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, और वहाँ से 10 टॉपिक और 11 क्वेश्चन। सोच के देखो आप जितने टॉपिक पढ़ोगे उतने हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना उसने भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो मुझे जहाँ तक पता है 82.14 तो पुरुष है और 65.46 महिला है। तो ये तो फैक्ट है, सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी काम नहीं करेगा लॉजिक, फैक्ट याद होने चाहिए। अब यहाँ पर 13 प्रश्न हो गए, आप देख लेना। 13 प्रश्न में से 11 प्रश्न तो फिजिकल ज्योग्राफी से हैं, और बाकी जो प्रश्न है 19 में से कितने, 8 प्रश्न केवल और केवल भारत ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी से आए हैं। इसका मतलब है कि राजस्थान ज्योग्राफी और भारत ज्योग्राफी बहुत बड़ा सिलेबस है, उसके बावजूद भी 8 प्रश्न आए हैं, उसमें से भी एक डिलीट हो जाता है, 7 प्रश्न ही रह जाते हैं। आप सोच के देखो 7 प्रश्न रह जाते हैं और इतना बड़ा सिलेबस है। तो आपको ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी पे इम्पोर्टेंस देना है, फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं वहाँ ले चलता हूँ। 13 क्वेश्चन यहाँ देख लिए, गिनती रखना आप कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखना। देखो बहुत मज़े की बात है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपके फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी से कितने प्रश्न हो गए, 12 प्रश्न हो गए, 12। आप सोच के देखो कितने 12 प्रश्न हो गए। निम्नलिखित में से सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारक नहीं है। एक क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो इसका सही आंसर आरपीएससी ने पता नहीं क्या माना इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आरपीएससी ने बताया नहीं, सूर्य तप का है। थोड़ा अपन इस क्वेश्चन को लेवल का कह सकते हैं, थोड़ा ऑप्शनल ज्योग्राफी वाला हो जाता है, उसके लिए थोड़ा इजी होता है। इसका आंसर यही नहीं आरपीएससी ने। तो हम आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना 12 क्वेश्चन हो गए फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन हो गए, और ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, 14वां क्वेश्चन चल रहा है। केवल 2 क्वेश्चन अन्य से आए हैं। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी से। देखो फिर फिजिकल ज्योग्राफी 13 प्रश्न फिजिकल ज्योग्राफी से। भूकंप की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने वाले प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें डेविस, स्ट्रेलर, होम्स और एच.एफ. रीड ने किया था। तो ये प्रश्न आपके से हो जाता है एच.एफ. रीड।
ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन, ये भी समझने वाला प्रश्न है, भारत में मानसूनी वर्षा कौन सी विशेषता हैं, मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपको ध्यान रखना है। मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है, बिल्कुल सही है। स्थलाकृति डिपेंड करती हैं कि आपके यहाँ पर मानसून की जो वर्षा आएगी वो अधिक होगी, कम होगी, बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी, ये सारा डिसाइड करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। मानसूनी वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने वाली प्रवृत्ति, ये भी बिल्कुल सही है। मानसून लौटने से मध्यवर्ती भारत में तीव्र वर्षा होती है, नहीं। मानसून लौटते समय केवल तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ना, कोरोमंडल वाला क्षेत्र, वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, मध्यवर्ती भारत में वर्षा नहीं होती है। तो इसमें ए और बी ये ऑप्शन से हो जाएंगे। तो ए और बी की देखते हैं अपन किस में है, ए और बी 4 नंबर में आपको दिख रहा है। उसके बाद में देखते हैं महासागरीय धाराओं के निर्माण में प्रभावकारी कारक है। देखो 13 ये 14वां प्रश्न फिजिकल ज्योग्राफी से, 14% फिजिकल ज्योग्राफी को कितना इंपॉर्टेंस दिया, आपको भी फिजिकल ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस देना है। तो यहाँ पे देखिए महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावकारी कारक है। देखो लवणता भी एक कारक है, तापीय भिन्नता भी एक कारक है, अल नीनो भी एक कारण है, लेकिन सबसे प्रभावकारी पूछा है तो प्रचलित पवनें, जो पवनें चलती है ना आपके धरातल पर और जल में, वो जो पवनें, स्थायी पवनें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या पूछा है इसने, उसके बाद में पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, दर्रे मिलाने हैं। तो देखो यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सबको पता है। मुलिंगला ये उत्तराखंड में, जोजिला दर्रा आपको पता है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, और इसने हिमाचल प्रदेश दे रखा है। तो सीधा सीधा ये प्रश्न, ये जोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके भारत के जो ज्योग्राफी है वहाँ से कुछ नया है। फिर देखो इसने राजस्थान की जनगणना पूछ ली, राजस्थान की जनगणना 2011 की जनगणना, उसने राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए जयपुर और भरतपुर 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। तो ये प्रश्न हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके मैं बता देता हूँ आपको टोटल प्रश्न कितने हैं आपके ज्योग्राफी में आए, 19। मैंने कहा था हर सब्जेक्ट में 16 से लेकर 19 तक क्वेश्चन पूछ जाते, तो इसमें कितना है 19। उसमें से 2 पार्ट बना लो, एक भारत की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी, और दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी से इसने कितने पूछे, तो 14 क्वेश्चन पूछे। यहाँ से कितने पूछे, तो केवल इसने यहाँ से पूछे 5 क्वेश्चन। अब आप सोचो इतना बड़ा सिलेबस और 5 क्वेश्चन, और इतना छोटा सिलेबस और 14 क्वेश्चन, है ना। जिस बंदे ने, मैंने भी इसमें बहुत अच्छा ध्यान दिया था फिजिकल ज्योग्राफी पे, तो मेरे लगभग सब क्वेश्चन सही हुए थे। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज्योग्राफी का एनालिसिस हमने कर लिया है कि पेपर में किस तरह से ज्योग्राफी पूछी जाती है। 14 नहीं तो मान के चलो 9 या 10% तो फिजिकल ज्योग्राफी से आते ही आते हैं। बाकी बचते हैं 7 या 8 क्वेश्चन, वो आपके भारत की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो आपको राजस्थान और भारत की ज्योग्राफी में मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपको लगे कि यार कि ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, जैसे मान लो कृषि है, अब कृषि इतना लंबा चौड़ा है, प्रश्न कहीं आया नहीं, पिछले पेपर में देखा कहीं प्रश्न नहीं है, और कृषि से पूछते भी है तो वो करंट को जोड़ के पूछते हैं जो अपने को आता नहीं है, तो कृषि को स्किप कर सकते हो आप। ऐसे ही एक प्रश्न है उद्योग, उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन जनसंख्या को स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कर सकते, जनसंख्या से 100% वो प्रश्न पूछेगा, इसीलिए स्किप नहीं कर सकते। तो जैसे कृषि आप स्किप कर सकते हो, उद्योग आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखो भारत की नदियाँ हैं, राजस्थान की नदियाँ हैं, भारत का भौतिक स्वरूप है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, ये जो मेन टॉपिक है ये आप स्किप मत करो, इनको पढ़ लो और एक
3-4 टॉपिक ऐसे चुनो जो जिनसे प्रश्न पूछे नहीं गए या बहुत लंबे चौड़े हैं और बहुत संभावना कम बनती है, उसको स्किप कर दो, इसमें फ़ायदा रहेगा। मेरा तो यही सुझाव है। जो भी आपके सुझाव है मुझे व्हाट्सएप नंबर पे विशेषतौर 9887121369 आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट पे डाल दें। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सेकंड ग्रेड की एसएसटी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इतना फ़ायदा हो कि वास्तव में उनको एनालिसिस मिले कि हम आज मैंने एक सब्जेक्ट का किया है, अगले वीडियो में मैं दूसरे सब्जेक्ट का एनालिसिस करूँगा। तो आप वेट कीजिए, आज इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए और आपके डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें पर्सनली। थैंक यू वेरी मच।